तो आज हम लोग इकोलॉजी के दूसरे लेक्चर को शुरू करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख लिए थे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं या टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं। इन सारे कंसेप्टों को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद हमें आज इसमें हम सीखेंगे कि पिरामिड क्या होता है, पिरामिड में कितने तरह के पिरामिड्स पाए जाते हैं, फिर इस पिरामिड्स का रिलेशन जो होता है वह इकोसिस्टम के साथ क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कि फूड एनर्जी सिस्टम क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फिर हमारे पास आएगा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फूड वेब की कहानी। फूड वेब क्या है, फूड चैन, फूड वेब में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इन धीरे धीरे हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम अगर बात करें तो पिरामिड का मतलब क्या होता है। पिरामिड एक यहाँ पर ऐसा टर्म यूज किया गया है जो जनरली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक समझ लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या हमारे पास जनरली जब भी हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पढ़ेंगे वो हमारे पास तो मेनली ऑर्गेनिज्म जो होगा वह क्या होगा, एक चीज होगा प्रोड्यूसर्स होंगे। जो भी हमारे पास खाना बनाने का काम करेंगे वो सारे के काम क्या होंगे, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स के बाद जो होगा वह होगा कंज्यूमर्स। तो दो तरह के हमारे पास, एक होगा प्रोड्यूसर, एक होगा कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर भी जो आपके दो तरह के मिलेंगे, एक होगा हार्बीवोरस और दूसरा का होगा कार्निवोरस। तो दो तरह के कंज्यूमर मिलेंगे हमको। अब समझिए, तो कह रहा है कि पूरी की पूरी कहानी जो होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होगा पूरी, क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो पूरा इकोसिस्टम है वह इन्हीं दो लोगों पर डिपेंडेंट भी है। वो आप तो कंज्यूमर पर और प्रोड्यूसर पर, दो ही चीजों पर ये पूरी सिस्टम हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को बांटना शुरू करते हैं तो उनके बेसिस पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के आधार पर जब बांटते हैं तो उसी के बेसिस पर आगे चलकर हम लोग पिरामिड को छोटे छोटे कैटेगरी में बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जो पिरामिड्स होते हैं, ये चूंकि इसको पिरामिड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो शेप के आधार पर इसको हम लोग पिरामिड नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जो कि आप देखे होंगे फिजिक्स लैब में जो पिरामिड्स जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनका शेप भी जो हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरह का ही हम लोग शेप बनाते हैं। इसीलिए इसको हम आगे चलकर हम लोग कुछ या तो इस तरह का शेप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शेप के आधार पर इसको हम लोग पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए तो जो पिरामिड्स होता है ये आगे चलकर तीन भागे में बांटा जाता है। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला पिरामिड होता है, हेडिंग लिखिए इसको, पहला लिखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को शो की जाती है। तो इसमें लिख लीजिए विच आर या इसमें लिखो which are showing the number of individual organism at each level हो गया। अब दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब उसके वेट के आधार पर। तो इसमें लिखिए showing the total dry weight and other suitable measure या suitable measure of the total amount of the living matter, इसका तीसरा पॉइंट लिखिए। अभी हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी,
तो इसमें लिखिए शोइंग द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड और प्रोडक्टिविटी एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। अब देखो, तो इसमें जो है किसी इंडिविजुअल का नंबर, इसमें इंडिविजुअल का ड्राई वेट और यहां पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी का फ्लो। अब इन तीनों कंसेप्ट को हम एक एक करके कवर करना शुरू करेंगे। ठीक। अब एक हेडिंग डालिए, पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर, ये बहुत आसान करें, मैंने कि ये जो पिरामिड का कंसेप्ट होता है ना, बहुत आसान है। आपको बता दें कि जूलॉजी का सबसे आसान पेपर में जो होता है वो इकोलॉजी का पेपर होता है, यानी पेपर नंबर 3 होता है। ये पेपर कोई भी जो बच्चा होता है उसका सबसे अच्छा पेपर ये जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, सारी चीजें आपके कंसेप्ट पे चलेगा। आप एक बार अगर आप इसको लेक्चर देख लोगे तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स इसलिए बनवा दी जाती है ताकि आपको कवर रहेगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। अन्यथा इसकी नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो बच्चे दिमाग में ऐसे ही सेट करके रखे रहते हैं। ठीक। तो अब हेडिंग डालिए पिरामिड्स ऑफ नंबर। लिखिए इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर herbivorous and carnivorous of successive trophic level of successive trophic level in term of their number, in term of their number। अब आपको हम एग्जाम्पल समझा देते हैं, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ तो थोड़ी भी आपको ज्यादा लफड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इसका एग्जाम्पल से समझा देते हैं सारी कहानी। ठीक। चलो अब एक एक करके इसके हम एग्जाम्पल से इसको सब कुछ को समझाने की कोशिश करना शुरू करते हैं। अगर मान लो, समझो एक एक कहानी हम बनाते हैं कैसे। अगर मान लो कि यहां पे जो है बहुत सारे घास है, ग्रास है, छोटे छोटे ग्रास है, यहां पे जो है कई सारे छोटे छोटे, अब हमारे डायग्राम पे मत जाना, समझ लो कि यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, ग्रासेस है। ठीक। और जब ये छोटे छोटे ग्रासेस होंगे या जो आपको घर जो आपको क्रॉप, फिर जो क्या बोलते हैं क्रॉप्स पाए जाते हैं, मतलब कि गांव में जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे वाले, ये सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर के रूप में काम करेंगे। ठीक है। ये किसके रूप में काम करेंगे, प्रोड्यूसर। अब ये बताओ जितने प्लांट होते हैं क्या उतने इंसेक्ट होते हैं, क्या जितने प्लांट होते हैं क्या उतने इंसेक्ट पाए जाते हैं, जितने घास फूस हमारे आसपास में पाए जाते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं क्या उतने प्लांट्स इंसेक्ट पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि उनसे कम की संख्या में क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। अब चूंकि ये इंसेक्ट जो होते हैं वो इस प्लांट पर डिपेंड करते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। ठीक है। ये अपना खाना बनाया, इस प्लांट इसके ऊपर डिपेंड रहा, तो ये हो गया क्या चीज, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, क्योंकि यहां पे जितने भी इंसेक्ट हो गए, माउस हो गया, रैट हो गया, अब जिसको ऑर्गेनिज्म को ले लो, चलो आप थोड़ा काम करो, क्या कहते हैं हम, हाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो चलेगा। तो ये कहलाते हैं हार्बीवोरस, ऐसा प्लांट को खाते हैं हार्बीवोरस। अब क्या होते हैं कि इन इंसेक्ट को क्या होंगे, मान लीजिए कि यहां पे कोई टॉप कंज्यूमर हो गया, मान लो कि अगर स्नेक हो गया, स्नेक हो गया, या कोई क्या कहते हैं और ऑर्गेनिज्म हो गया, जो क्या कर सकता है, इसको खा सकता है। जो यहाँ पे जो इंसेक्ट होंगे, या जो यहाँ पे रैट, मान लो कि यहाँ पे रैट है तो यहाँ पे क्या हो, पीकॉक हो जाए। ठीक है। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा इसको क्या करेगा, इसको खाएगा। तो ये बताओ जितने चूहों की संख्या होती है क्या उतना सांपों की संख्या होती है, बिल्कुल नहीं, संख्या क्या होती है, कम होती है। अब इन यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। और ये उसको क्या करेगा, ये इसको खाएगा। तो यहां पे मान लीजिए कि लॉयन हो गया, तो इससे हम लोग कहेंगे टॉप कंज्यूमर। या आप यहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख लो, तो इसको हम लोग कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, लॉयन हो या आपका टाइगर हो, इसको हम लोग कहते हैं टॉप कंज्यूमर।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसी को हम लोग पिरामिड कहते हैं। या तो आप इस तरह बना दो तो ये भी क्या हो गया, पिरामिड हो गया। अब जरा समझो, ये नीचे से संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो इस तरह की संख्या जो होता है ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और संख्या क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस पिरामिड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड। क्या नाम देते हैं इसको, अपराइट पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की पिरामिड तैयार करेंगे। अपराइट पिरामिड क्या होता है कि जहां पर प्रोड्यूसर की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और टॉप कंज्यूमर की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब कि ऐसे कहानी में आप इसको डिफाइन नहीं सकते कि टॉप प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा संख्या होता है, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है, या आप कह भी सकते हैं, कोई डाउट उसमें, आप कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कह भी सकते हैं यहां पर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कंज्यूमर की संख्या घटने लगती है। लेकिन अगर जरा एक लाइन में जवाब देना, मान लो कि अगर एक पेड़ पौधा है, एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, ये एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक। अब इस पेड़ पे कई सारे पक्षियां रहती हैं। इस पेड़ पे कई सारे क्या होते हैं, पक्षियां रहते हैं, ठीक। अभी जो पक्षियां होती है, मान लो ये प्लांट है या ट्री है, ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर। ये क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर हुआ। अब ये जो प्रोड्यूसर है, अब इसके ऊपर जो जितने भी ऐसे प्लांट जिसमें फ्रूट आते हो, तो जाहिर सी बात है काफी उतना तो, जितना हमारे देश में पक्षियां पाई जाती हैं, जितने लोग फल को खाते हैं, जितना फ्रूट्स खाते हैं, उतना क्या प्लांट पाए जाते हैं, उतने तो नहीं होते हैं जो फल वाले प्लांट हैं। मतलब यहां पे मान लो कि सारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, और ये कंज्यूमर जो है क्या है, काफी ज्यादा में है। मतलब जो कहते हैं फ्रूट्स ईटिंग ऑर्गेनिज्म है। अब वो बर्ड्स हैं, एनिमल है, कई सारे एनिमल्स जो होते हैं इसको डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। अब समझो, तो यहां पे जो छोटे छोटे यहां पर बर्ड्स मिल गए, ठीक है, अब ये समझ लेना बर्ड्स है, अब ये मत इंसान मत समझ लेना, ठीक। अब समझो, कह रहे हैं कि इस बर्ड्स के ऊपर कई सारे, मान लो कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई सारे पैरासाइट पाए जाते हैं। या मान लो कि ये जो बर्ड्स मरते हैं तो इसको डिकम्पोज करने वाले बहुत होते हैं। अब वायरस बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा, या मान लो हम ही फ्रूट्स खाते हैं, अगर हम डेथ कर गए तो हमको डिकम्पोज करने वाला छोटा मोटा 4-5 वायरस बैक्टीरिया तो होगा नहीं जो डिकम्पोज करेगा। कोई मान लो कोई एनिमल्स मर गए तो उसको डिकम्पोज करने के 10-12 एनिमल्स तो होंगे, 10-12 बैक्टीरिया तो होंगे नहीं, 10-20 बैक्टीरिया, 50 बैक्टीरिया, वायरस तो होगा नहीं कि उसको डिकम्पोज कर देगा। जाहिर सी बात है कि वायरस बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, हजारों होगी। जो पैरासाइट होगा वो हजारों होगा। सपोज करो हमारे बॉडी में अगर मलेरिया पैरासाइट हो गया तो क्या मलेरिया का एक ही बैक्टीरिया पैरासाइट आएगा इसमें, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मान लो कि हमारे अंदर अगर फलेरिया हो गया तो क्या फलेरिया का एक ही प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो हमारे ऊपर पैरासाइट होंगे उनकी संख्या क्या होगी, तादाद काफी ज्यादा होगी। मतलब हमारे ऊपर जो पैरासाइट होंगे इनकी संख्या क्या होगी, ये पैरासाइट जो है जो हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे, इनकी संख्या क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। मतलब कि यहां पे जितने भी छोटे छोटे पैरासाइट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनकी संख्या काफी ज्यादा पाई जाएगी। मतलब हम खाते हैं फल, हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं ये, समझो। आपको अगर पैरासाइट के नाम, आप यहां पर मस्कीटो भी ले सकते हो। आप एक लेवल और बढ़ाना है तो आप यहां पे क्या करो, मस्कीटो ले लो, मक्खियों को ले लो। चलो हम उसको ले लेते हैं पहले, मस्कीटो को ले लो, मक्खियों को ले लो, आइस ले लो, बग्स ले लो, जितने भी आपको लेना है। तो मॉस्किटो ले लो, ठीक है, मॉस्किटो हो गया, आपको जितने मक्खियां होती हैं उस तरह के बीम हो गए, इसकी संख्या काफी ज्यादा होती है जो हम लोग के ऊपर डिपेंड करती है। मॉस्किटो को आप ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इनके ऊपर जो होते हैं पैरासाइट पाए जाते हैं। आप देखे होंगे मलेरिया वॉल्वेक्स जो होते हैं या जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या करते हैं, इन लोगों पर डिपेंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पास क्या होती है, काफी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो जो भी आप पर पैरासाइट्स हमारे पास होंगे, अब ये जितने भी होंगे, ये कार्निवोरस छोड़ाओ यहां से, अब यहां पे जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। अब जो ये पैरासाइट, अब बताओ इनकी संख्या क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। अब जरा सोचो तो,
पेड़ की से ज्यादा हम लोग पाए गए या फ्रूट्स खाने वाले, उससे ज्यादा जो होते हैं वो क्या पाए गए, पैरासिट जो मक्खियां मच्छर हुए उनकी संख्या हुई, उससे ज्यादा क्या हो गए, इनके पाए जाने वाले जो पैरासाइट होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लगा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चला बताइए, ये इस तरह के सिस्टम बना। अब ये पिरामिड कैसा बन गया, उल्टा पिरामिड बना। और जैसे ही ये उल्टा पिरामिड बनता है, इसी पिरामिड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं इनवर्टेड पिरामिड। तो आप याद रखेंगे, पिरामिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड, और एक को कहते हैं हम लोग इनवर्टेड पिरामिड। समझ में आया, एक होता है अपराइट पिरामिड और एक होता है इनवर्टेड पिरामिड। ठीक, तो जो इनवर्टेड पिरामिड होता है वह पैरासाइट फूड चेन पिरामिड होता है। ये पैरासाइट फूड चेन होता है वह हमेशा इनवर्टेड पिरामिड्स को एग्जांपल होता है। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि फूड चेन जो, या खासकर पैरासिटिज्म का जो फूड चेन होता है वो हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड बनाता है। बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये सारे के सारे अपराइट पिरामिड बनाते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि पिरामिड इन नंबर, हमने अभी तक जो भी सीखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सीखा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, तो वे नंबर के आधार पर हमने सीखना शुरू किया कि सबसे ज्यादा नंबर, पहले हम अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आते सबसे अधिक प्लांट पाए जाते हैं, उससे संख्या में कम जो होते हैं उस पर पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उससे संख्या में ज्यादा पाए जाने वाले कौन से होते हैं, उसको खाने वाले। उससे इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बात किए, तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्लांट, उससे जो कम होता है उसका इस पर इंसेक्ट, उससे कम होते हैं उस इंसेक्ट को खाने वाले, उससे कम होते हैं इंसेक्ट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होती है, इनकी संख्या घटती गई। तो अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है और घटते 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 कंज्यूमर की संख्या सबसे कम हो गई, तो इस प्रकार के चूंकि ये प्रोड्यूसर है इनकी संख्या काफी ज्यादा है, धीरे 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 इनकी संख्या घटती गई घटती गई घटती गई। अब ये बताओ, देश में जितने ह्यूमन है उतने बाघ की संख्या पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। जितनी हाथियां उतनी बाघों की संख्या है? बिल्कुल नहीं। बाघों को क्या कहती है, टॉप कंज्यूमर में रखा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ प्योर कार्निवोरस होता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टॉप कंज्यूमर होते हैं उनकी संख्या हमेशा कम पाई जाती है। तो इस तरह के जो आपके पास पिरामिड मिलता है, इस तरह के पिरामिड को हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अगर एक प्लांट है, प्लांट को फ्रूट, जो उसके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स तो सारे प्लांट्स तो फ्रूट्स देते नहीं है, सारे प्लांट तो फ्रूट नहीं देते हैं। जो प्लांट फ्रूट देते हैं उसको जो खाता है तो उसकी संख्या जाहिर सी बात है कि प्लांट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हमने सारे प्लांट की बात में नहीं किया, हमने कहा जो प्लांट फ्रूट्स खाते होंगे, सॉरी जो प्लांट्स फ्रूट्स देते होंगे, नॉट खाना। ठीक है, तो क्या होगा, जितने प्लांट फ्रूट्स देंगे तो जरूरी नहीं कि सारे प्लांट फ्रूट्स देते हैं, और ये भी जो नहीं होता है कि सारे जो फ्रूट्स देते हैं उनको हम लोग खाते ही हैं, ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इनकी संख्या कम होगी। अब इनकी संख्या जब कम होगी तो इनके ऊपर डिपेंड करने वाले की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी फ्रूट्स की संख्या कम, उसके खाने वाले ज्यादा, उसको खाने वाले उससे भी ज्यादा, जैसे पैरासाइट हो गया, और उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या और ज्यादा। हमने अभी कहा कि जरूरी नहीं होता है कि अगर हमारे पेट में पर क्या कहते हैं, अगर कृमि आ गई तो उसकी संख्या एक ही होगी, करोड़ों अरबों की संख्या में पाई जाती है कि नहीं। तो जो पैरासिटिक जो साइकिल होता है, तो माइक्रोनिज्म सबसे ज्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले कंज्यूमर उससे कम, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले उससे कम, और सबसे कम प्लांट जो प्रोड्यूसर है। तो इस तरह की जो इकोसिस्टम मिलता है, ये क्या करता है, ऐसे टॉप से लेकर बॉटम पे रहता है घटते हुए। जो अपराइट है वो बॉटम से टॉप पे घटते हुए जाता है, लेकिन जो इन्वर्टेड है वो बॉटम से घटते घटते टॉप पे, सॉरी जो टॉप से घटते घटते बॉटम पे आता है। तो इस तरह की पिरामिड को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, अब देखो इस तरह की आप कितने भी सिस्टम को आप घर पे बैठकर आराम से क्या कर सकते हो, 2 4 5 इकोसिस्टम आप बैठकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जरा समझो, तो ये है आपका टाइप ऑफ पिरामिड में नंबर ऑफ पिरामिड। ठीक, अब इसके बाद आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आप इसको अपने भाषा में आसानी से एग्जामों में जितना लिखवाना था उतना हम लिखवा दिए, उसको आप एग्जाम में आसानी से क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा जो होता है वह है पिरामिड ऑफ बायोमास।
मतलब यहां पर ड्राई वेट की बात की जा रही है। अब ड्राई वेट का बात होगी, मतलब ये पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट की ध्यान रहे, हम जब भी स्टडी करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल के ड्राई वेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ये अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स होंगे तो इनकी जो वेटेड होगा वो जनरली हम लोगों से ज्यादा होगा। मतलब जो अगर इस पर डिपेंड करने वाला, मान लो कि यहाँ पर रैट हो, इसमें अंदर लिखते हैं, मान लो रैबिट हो, रैट हो, तो इसकी बायोमास इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये प्लांट जो है वह प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, तो ये क्या होंगे, कंज्यूमर के रूप में काम करेंगे। और जब ये कंज्यूमर होंगे तो मान लो कि इनको खाने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, अब मान लो कि रैबिट है, इसको खाता है स्नेक, ठीक है, तो इनकी वेट क्या होगी, इनके तुलना में तो कम ही होगी, क्योंकि इतना जरूरी नहीं होता है कि जितने रैबिट पाए जाएंगे अगर सारे के वेट को मिला दिया जाए तो भैया इनके वेट तो उतना होगा ही नहीं, क्योंकि बायोमास की हो रही है बात। तो जाहिर सी बात है कि इनका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। या इनको खाने वाले बड़े ऑर्गेनिज्म को ले लो, तो ये जो कार्निवोरस होंगे, ये क्या होंगे, ये जो कंज्यूमर जो होते हैं वह हार्बीवोरस होते हैं। ये जितने भी हमारे पास होते हैं वह हार्बीवोरस होते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर पे हार्बीवोरस, यहाँ पे कार्निवोरस। तो इस तरह देख लो लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। जरा बताओ कि किस तरह की पिरामिड इसको बोलेंगे। सिंपल सा अपराइट पिरामिड। क्या नाम देंगे इसका, अपराइट पिरामिड। तो जो हमारे पास मिल गया इसे हम लोग कह दिए अपराइट पिरामिड, ठीक। अगर आपको कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है प्लांट्स हैं, इस प्लांट पे जो है मान लीजिए कि हाथी या रैबिट, एलिफेंट, डियर, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, डियर। अब इसको खाने वाले कौन होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिज्म, लॉयन। तो ये भी किस तरह का पिरामिड बन गया, अपराइट पिरामिड बन गया। अब जरा बताना एक चीज और, अगर एक ब्लू व्हेल है, उसका वेट, ब्लू व्हेल बड़ी सी ब्लू व्हेल है, तो उस क्या करती है, वो छोटी छोटी मछलियों को खाती है, तो इसका बॉडी वेट और बाकी मछलियों से बॉडी वेट की तुलना में क्या होगा, काफी कम होगा। मतलब यहां पर अगर व्हेल मछली है या बड़ी फिश है, लार्ज फिश है, इनका बॉडी वेट बाकी स्मॉल फिश या फ्रॉग से क्या होगा, कम ही होगा। आज जो कि ये ध्यान रखना, ये जो है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का कहानी है या ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की कहानी है, लेकिन अब हम जब लौट कर आ रहे हैं ये होता है पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। हम आ गए तालाब में। हम ध्यान रखना कहीं भी इकोलॉजी में सी इकोसिस्टम नहीं पढ़ते हैं, रिवर इकोसिस्टम नहीं पढ़ते हैं, भले वो रहती समुद्र में है लेकिन उसको हम पढ़ते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, माने पानी में रहना। ये कभी मत सोच लेना कि हम पाउंड में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, पाउंड में कहां से व्हेल मछली को ला दिए, नहीं। ये पाउंड इकोसिस्टम का मतलब, अगर इकोलॉजी में अगर आपको पाउंड इकोसिस्टम अगर दे रहा है तो इसका मतलब कहीं से नहीं होता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे तालाबों से मतलब रखा जाए, नहीं। जितने भी पानी वाले और सब जगह इसको रख लेते हैं। हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको पाउंड इकोसिस्टम के बारे में। तो पाउंड इकोसिस्टम ये कहीं से ये डिफाइन नहीं करता है कि सिर्फ छोटे छोटे तालाबों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बड़ी मछलियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी बायोमास काफी ज्यादा होती है। वो बड़ी मछलियां जो होती है छोटी मछलियों को खाना शुरू करती है ना। और छोटी छोटी मछलियां होती है वो क्या खाती है, उसमें जो तालाब होते हैं सब, जो उसमें छोटे छोटे प्लांट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो गया या जू प्लैंक्टन हो गया, उसको खाते हैं। तो ये बताओ फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या होती है, काफी कम होती है, उसका बायोमास काफी कम होता है, और मछलियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो मतलब कि जो स्मॉल फ्रॉग या स्मॉल फिश होते हैं, ये जो लार्वा खाते हैं, टेडपोल या क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स खाना शुरू करते हैं, तो ये हमारे पास जब मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म हो गया या प्लांट्स हो गया, तो ये किसके रूप में काम करेगा, प्रोड्यूसर के रूप में काम करेगा। और ये साहब किस में काम करेंगे, कंज्यूमर में काम करेंगे। बोलिए, ये इसको खाते हैं तो ये हार्बीवोरस हुए, ठीक है, और ये इसको खाते हैं तो ये कार्निवोरस हुए। अब जरा बताओ
इस तरह की जो पिरामिड हमको मिला वो कैसा पिरामिड है? हुआ ना इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब ये कि जब पिरामिड ऑफ बायोमास में जो ट्रॉपिकल पिरामिड होता है वह अपराइट पिरामिड होता है, लेकिन जो पाउंड इकोसिस्टम जो पिरामिड होता है वह पिरामिड आपका इन्वर्टेड पिरामिड होता है। बात कर रहे हैं ना, एग्जाम में कई बार यही पूछे जाते हैं, जब आप बीएचयू के कंपटीशन के एग्जाम देते हो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाउंड इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द पिरामिड ऑफ बायोमास। अब फिर वो पूछेगा कि कैसा पिरामिड होता है, अपराइट पिरामिड होता है या इन्वर्टेड पिरामिड होता है या दोनों होता है, इसमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो आप इसको जरूर मार्क कर लेना। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास मिल गया अपराइट पिरामिड और एक मिल गया हमको इन्वर्टेड पिरामिड। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंसेप्ट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। डालिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आप एक काम करो ना, पिरामिड ऑफ बायोमास में लिख लो थोड़ा सा, वो किसी कुछ लोग खाएंगे। देखो, दे आर कंपैरेटिवली मोर फंडामेंटल as they instead of geometric factor shows the quantitative relationship of standing crops. Okay, this pyramid is based on their dry weight. Based on their dry weight. ठीक है, अब इसके बाद लिखिए, हेड डालिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका तीसरा पोर्शन, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी की कहानी कितनी अच्छी होती है, आपको हम बताएं आगे। अभी हम एनर्जी पर आपको बहुत सारा चीज बताने वाले हैं। अब जरा बताओ, जितनी सन से लाइट आती है, मान लो अगर प्लांट को जितना, ये प्लांट है, अगर प्लांट को जितना सन से लाइट इसको एनर्जी मिलता है, क्या वो सारे एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर को मिल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे हम पढ़ेंगे लिंडमान का 10% रूल। लिंडमान ने भी कहा के गया था, करना बिल्कुल ना। जितना प्लांट को एनर्जी मिलता है उसका मात्र 10% एनर्जी जो होता है वो किसको मिलेगा? रैट को मिलेगा या रैबिट को मिलेगा। सो कहते हैं लिंडमान 10% रूल, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जितना एनर्जी प्लांट लेता है सनलाइट से, उतना एनर्जी इसी को खाता है और उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई सारे इसका एनर्जी जो होता है वो रेस्पिरेशन में लॉस हो जाता है, डिकेइंग में लॉस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में लॉस हो जाता है। मान लो यहां पे अगर 100 किलो जूल इसको मिलता है तो इसके कई सारे लॉस तो फोटोसिंथेसिस करेगा, वहां भी यूज होगा। वहां पे क्या नाम है, मान लो कि प्लांट अगर गिर जाता है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, वहां पर भी इसका यूज होगा। ठीक, तो ये रैबिट जो होता है इसका टोटल एनर्जी इसको नहीं मिल पाता है। जो मान लो कि यहां पर अगर स्नेक खाता है तो इसका जरूरी नहीं कि पूरा एनर्जी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी यहां से इसको मिलेगा वो एनर्जी का कई सारा फोटोसिंथेसिस पर, सांस लेंगे हम, सांस लेते तो हमारा एनर्जी लॉस होता है, चलते हैं तो एनर्जी लॉस होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एनर्जी लॉस होता है। अब तब जो एनर्जी बचेगा उसको खाएंगे तब इनको मिलेगा। अगर मान लो कि स्नेक को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर पीकॉक खा जाता है तो क्या जरूरी है कि इनको सारी एनर्जी मिल जाएगा? सांप भी तो चलता है, सांप भी तो सांस लेता है, तो इनकी एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से जो इकोसिस्टम मिलता है, जो पिरामिड मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड। दैट्स ऑल। बहुत आसान कंसेप्ट है, आई बात समझ में? मान लो कि प्लांट को 100 किलो जूल मिला तो इस रैबिट को मात्र 10 किलो जूल मिलेगा, इस स्नेक को सिर्फ 1 किलो जूल मिलेगा और इससे 0.1 किलो जूल मिलेगा। क्योंकि हर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका सिर्फ 10% दूसरे को मिलता है, बाकी 90% जो होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, 10% इसको, फिर 10% इसी को आगे चलकर हम लोग लिंडमान का 10% रूल के नाम से या लॉ के नाम से जानते हैं। 10% लॉ, नॉट रूल, लॉ बोलते हैं इसको, कानून दिया, नियम दिया था उन्होंने।
10% ला करते हैं। आई बात समझ में? उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जिसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा उसके एनर्जी का मात्र 10% जो होगा उस दूसरे में जाकर ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है लिंडमान का 10% रूल। अभी हम एनर्जी के कंसेप्ट में आपको सिखाएंगे। अभी आपको बताएंगे कि सनलाइट से कितनी एनर्जी आती है, कितना उसका लॉस हो जाता है। अभी आपको कंसेप्ट आगे सिखाएंगे, ठीक है? तो ये कहानी इसकी बेसिक कंसेप्ट होती है। अब इसके बाद जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तब आगे के कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कि क्या इसमें ऑर्गेनिज्म की कहानी होती है, ठीक है? अब देखो, अब हेडिंग डालो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम क्या है भैया प्रोडक्टिविटी में? तो लिखिए द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर टू द rate of production that is the amount of organic matter accumulated by any unit time, accumulated the amount of organic matter accumulated in any unit time, प्रोडक्टिविटी इज का लिखे यूनिट टाइम, बस इतना लिखो। मतलब कि कहा कि जितना हमारे पास प्रोडक्शन होता है एक यूनिट टाइम में, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन हुआ और जितना हम प्रोडक्शन करते हैं वह हमारा प्रोडक्टिविटी होता है। अब जा समझो, अब ये प्रोडक्टिविटी कई तरह के होंगे, कई टाइप्स के होंगे। तो लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसमें लिखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिखो इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, associated with the production which are accumulated autotropic, most of which photosynthetic and to much lesser extent the chemosynthetic microorganism, chemosynthetic माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब क्या? अब जाहिर सी बात है कि नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला काम जो प्लांट अपना खाना बनाता है वो कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। खाना बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है यानी कि एक होता है ऑटोट्रॉप, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप, एक होता है ऑटोट्रॉप। तो मैक्सिमम जो खाना बनता है वो ऑटोट्रॉपिक के द्वारा बनता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं सनलाइट के एब्सेंस में भी वो खाना बना लेते हैं, तो वो काफी लिटिल मात्रा में पाए जाते हैं। तो बना लेते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड तो नहीं रहते हैं ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाए या सनलाइट के एब्सेंस में बनाए, बनाते तो है ना। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वह कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को उसी को हम आगे चलकर करते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या नाम देते हैं इसको? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? समझ में आया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना फूड का प्रोडक्शन वो खुद करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है इसके आगे चलकर इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? कौन कौन से? एक होता है हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक? और दूसरा जो होता है उसमें कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो टर्म आता है, एक होता है जीपीपी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा टर्म हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फिर पहला लिखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। डिफिनेशन लिखो इसका, लिखो इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज इन respiration during the measurement period
measurement period. This is also sometime refer to the total या gross photosynthetic या total emission. It's depend upon the chlorophyll content, the rate of primary productivity are emitted in term of either chlorophyll content, तो क्या होगा यूनिट उसका क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट, क्लोरोफिल पर ग्राम यानी ड्राई वेट पर यूनिट, क्लोरोफिल पर ग्राम या क्या बोलते हैं इसको लोग, ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, और फोटोसिंथेटिक नंबर that is amount of carbon dioxide, fixed carbon dioxide fixed per gram क्लोरोफिल पर आवर। अब जा समझो, बड़ी खतरनाक कहानी है। हमने क्या कहा कि इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या कि एक जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हुआ, भाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या कि जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है जिसका हम यूज करते हैं किसमें, एज खाना बनाने में, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जिसका हम यूज कर लिए किसमें, खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस हम नहीं, प्लांट। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जिसका प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इसे कहते हैं हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान रहे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में यूज किसका होता है, क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल द्वारा जितना ऑर्गेनिक मैटर का यूज हम लोग कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसे हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसलिए कहते हैं टोटल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान रहे, एक छोटे से इंटरवल में ऑर्गेनिक मैटर को इंक्लूड करते हुए जितना फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, जाहिर सी बात है कि रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, हमारे पास क्या मिलेगा, अधिक से अधिक प्लांट के पास प्रोडक्शन होगा, फूड प्रोडक्शन होगा। तो फूड प्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर को इंक्लूड करते हुए जितना, और क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट होता है, जितना फोटोसिंथेसिस की वैल्यू होती है वही वैल्यू उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब हमारे पास, सॉरी ये कहलाता है नेट नहीं बल्कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जहां पर टोटल फोटोसिंथेसिस का जो रेट, मतलब कि जितना हम लोग इकट्ठा कर लिए ये प्लांट द्वारा, यानी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब लिखो दूसरा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा डालो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी लिखो। इट इज द रेट ऑफ स्टोर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in plant tissue in excess of respiratory utilization by the plant during the measurement period। प्रकाशन को लिखो, this is thus the rate of increase of biomass and also known as apparent photosynthesis or net assimilation। मतलब कि जब, अब जाहिर सी बात है कि खाना बन गया तो हमारे पास जितना प्रोडक्टिविटी हमारे पास बची हुई है, यानी प्लांट के पास जब हम फोटोसिंथेसिस के बाद जितना प्रोडक्टिविटी बची रहती है वह कहलाता है उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज हो गया उसके बाद भी तो उसके पास कुछ बचा होगा ना। तो सीधी सी बात है, क्या कहते हैं कि इट इज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू एक्सेस द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो भी कहानी हमारे पास है, मतलब कि रेस्पिरेशन के दौरान या क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल बच गया, वो टोटल अमाउंट जो होता है उसे लोग कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब मान लो कि जो भी हमारे पास हम प्रोडक्शन कर दिए, तो जो प्रोडक्शन हमारे पास तय हो गया वही तो हमारा नेट होगा। टोटल कितना होगा, जो हम पूरे फोटोसिंथेसिस हम लोग कर दिए, जो ऑर्गेनिक मैटर यूज कर दिए, तो यूज करने के बाद जो हमारे पास बचा, जो हम यूटिलाइज कर लिए, वो तो हमारा नेट हुआ। तो यूज करिए मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बचा, जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर दिए, तो वही हमारे पास जो बचता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो याद रखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो इसी पर हमारे पास नेट और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर ही हम लोग आगे की तरफ चर्चा करते हैं। ठीक, तो दो चीज मिल गया हम लोग को, एक हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो मिले हमारे पास, एक मिला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक मिला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिए। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो जो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, देखो इट्स रेफर टू हेट्रोट्रॉप, दीज आर रेफर एनर्जी स्टोरेज ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर लेवल, रेफर्स टू कंज्यूमर लेवल। ठीक है, अब देखो तो इस तरह से हमारे पास जो भी डाटा हमको मिला, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्बन पर ग्राम, सॉरी ग्राम कार्बन ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर डे। ये इसका मेजरमेंट यूनिट होता है, इसको याद रखना। ठीक, तो ये यहां तक तो हम लोग सीख लिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की कहानी। आप जरा समझो यहां पर, अच्छा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्यों रखते हैं, आपको पता है? क्योंकि यूज करने के बाद जब हम लोग खाना बना लिए, यूटिलाइज हो गया, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बच गया उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग तो न्यूट्राइट मिनरल न्यूट्रिशन यूज कर लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लिए, मतलब प्लांट जो है जहां हम लोग बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, प्लांट जो है मिनरल्स न्यूट्रिशन का यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो बच गया, ठीक है, यहां जो मिनरल्स न्यूट्रिशन जो हम बना लिए, सोचो ऐसा समझो तुमको अच्छा समझ में आएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या है, एक मिनरल्स न्यूट्रिशन को बनाकर अपना खाना बनाया, तो जो मिनरल्स न्यूट्रिशन यूज करके वो खाना बनाया वो कहलाया गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब वो खाना बनाएगा तो वहां पर उसको कुछ मिनरल्स, ग्लूकोज या सारे ऑर्गेनिज्म बनाएगा ना, तो जो बन गया वो कहलाया, जो जिसको हम लोग यूज करते हैं वो प्लांट के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में काम करता है। उसी को हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो यूज हो गया वो प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो यूटिलाइजेशन के लिए बचा, जो बना हुआ चीज है, जो बचा हमारे पास, वो क्या हो गया, जो यूटिलाइजेशन के बाद हमें नया प्रोडक्ट बन गया, जो इसको हम लोग यूज करते हैं, वो उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी रखते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी की बात हो गई, सेकेंडरी की बात हो गई, प्रोडक्टिविटी की बात हो गई, तो अब हम आगे बढ़ेंगे किसका, फूड चेन इकोसिस्टम के बारे में। समझो फूड चेन इकोसिस्टम क्या होता है, ये बड़ा आसान कंसेप्ट है। फूड चेन का मतलब क्या, चैन देखिए भाई सारे चैन श्रृंखला, चैन मतलब वो पहनने वाला नहीं, मान लो यार पहनने वाला ही मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। वह चैन का मतलब क्या, एक दूसरे के साथ बंचिंग करना, जोड़ना, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, चैन बन गया, है कि नहीं। एक दूसरे की किताब लगा दो, खड़े कर दो, वो भी चैन बन गया। साइकिल का चैन देखो ना, दो दो गोटियां आपस में मिलकर चैन बना लेते हैं। तो चैन का मतलब यही होता है। ये चैन नींद चैन वाला नहीं, गाना वाला नहीं, ये चैन गया नींद गई, ये सब नहीं। चैन के मतलब होता है कि एक दूसरे से जोड़ना। चैन का मतलब शांति वाला चैन नहीं, तो चैन का मतलब होता है दूसरे को जोड़ना। मतलब कि फूड चैन का अगर हम कंसेप्ट पूछें कि फूड चैन का कंसेप्ट क्या होता है, अगला कंसेप्ट हमारा फूड चैन, बड़ा आसान कंसेप्ट है, इसलिए सोचा इसको बता ही दे।
ठीक है कि छोड़ दें? अच्छा चलो, हम अगला क्लास जब से लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे फूड चैन, फूड वेब, ये सब क्या होते हैं, अगले क्लास में सीखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टेड चीज है। अगला क्लास हम जब आपको बताएंगे तो उसमें और इंटरेस्टेड चीज बताना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।